तो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इस थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में हमने नर्स्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उस नर्स्ट के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमने लास्ट देखना स्टार्ट किया था कि किस तरह से अगर हम दो इमिसिबल जो सॉल्वेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते और उनको अगर हम लेते हैं और फिर क्या करते हैं उनमें एक सॉल्वेंट हम डालेंगे और उस सॉल्वेंट का इन दोनों सॉल्वेंट्स में जो सॉल्वेंट हमने लिए हैं जैसे कि हमने यहाँ इस अगर हम सिस्टम में देखें इस वाले सिस्टम में तो इस सिस्टम में आप देखोगे ये हमने सॉल्वेंट 1 लिया है ये हमने सॉल्वेंट 2 लिया है और X जो है हमने एक सॉल्यूट लिया है ये क्या है एक हमारे पास में सॉल्यूट है और इस सॉल्यूट को हमने यहाँ पर डाला और जोर से इस बीकर को या जो भी हमने ये कंटेनर लिया इसको हिलाया तो ये इस फर्स्ट सॉल्वेंट में और ये जो सेकंड सॉल्वेंट है दोनों सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होगा। अब कितनी क्वांटिटी में होगा कितनी क्वांटिटी में नहीं होगा ये डिपेंड करता है इसके साथ में सॉल्युबिलिटी क्या है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनका जो रेशियो होता है कि X की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट 1 में X की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट 2 में ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलता है नर्स्ट का। लेकिन हमने कुछ लिमिटेशन पढ़ी हमने कुछ कंडीशन पढ़ी हमने जहां पर बात की कि आइडियल कंडीशन में तो जो चीजें थी वो थी लेकिन ये जो सॉल्यूट है ये सॉल्यूट कुछ काम नहीं इसको करने चाहिए। अगर ये ऐसे काम करने लगता है तो जो हमारे पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये कि concentration of solute in first solvent concentration of solute in solvent 2 the ratio of these two concentrations is always constant at particular temperature एक particular temperature पे constant रहता है। तो ये जो distribution law है ये क्या हो जाता है deviate हो जाता है या ये कह सकते हैं कि ये विचलित हो जाता है ये कह सकते हैं तब ये लॉ काम नहीं करता वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो हमने कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़े क्या कि ये जो सॉल्यूट है ये अगर एसोसिएट हो जाए ये हमने यहाँ एसोसिएट किया कि यहाँ पर तो ये कोई चेंज नहीं दिखाता लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है ये एसोसिएट हो जाता है ये x के जो n मोल्स हैं ये एसोसिएट होकर के xn बना लेते हैं। तो हमारा जो मॉडिफिकेशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन में और या डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन में तो क्या होगा वो हमने स्टडी किया। एक हमने बात की कि अगर ये जो सॉल्वेंट x है वो इस फर्स्ट सॉल्वेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी नहीं करता लेकिन अगर ये सॉल्वेंट बी के साथ में या सॉल्वेंट सेकंड के साथ में जब ये कांटेक्ट में आता है तो ये खुद क्या हो जाता है डिसोशिएट हो जाता है। तो इस पहली कंडीशन में हमने देखा ये एसोसिएट हो जाता है इस दूसरी कंडीशन में देखा कि ये डिसोशिएट हो जाता है और एक तीसरी कंडीशन हमने देखी कि जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट फर्स्ट में इसमें सेकंड में ही डिसोशिएट हो ये फर्स्ट में भी डिसोशिएट हो सकता है। तो ऐसा डिसोशिएट होता है तो हमने यहाँ पर फर्स्ट सॉल्वेंट के साथ में इसकी डिसोशिएशन दिखा दी ओके। और फिर हमने बात की कि जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट में डिसोशिएट हो या सेकंड में डिसोशिएट हो ये दोनों में डिसोशिएट हो सकता है। ये यहाँ पे जो सॉल्वेंट 1 है उस सॉल्वेंट 1 में डिसोशिएट हुआ A और B में और ये जो सॉल्वेंट 2 है इसमें ये डिसोशिएट हुआ किसी और अलग फॉर्म में जिसको हम यहाँ पे CD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस समय हमारा मॉडिफिकेशन क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के इस इक्वेशन में या इस लॉ में। और आज जो हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं वो कंडीशन क्या पढ़ने वाले हैं वो हमारी कंडीशन रहेगी कि अगर हमारा जो सॉल्यूट है जो भी सॉल्यूट हमने यहां पर लिया हुआ है वो सॉल्यूट अगर कंबाइन हो जाए किसी भी एक सॉल्वेंट के साथ में ये जो दो सॉल्वेंट हम यहां पर ले रहे हैं एक हमने सॉल्वेंट 1 लिया है ये सॉल्वेंट हमने 2 लिया है और मान लीजिए कि अब मैं इसमें क्या करूंगा एक X जो सॉल्यूट है वो इसमें मिलाता हूं। अगर मैं इसमें X सॉल्यूट मिलाता हूं तो जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है X1 वो C1 कहलाएगा और ये जो X है ये X ही रहेगा। एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश जब हो जाएगा तो ये X में ही रहेगा कोई चेंज इसमें नहीं होता। हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा जैसा कि हम बाकी और चीजों में भी देख रहे थे और कंडीशंस में भी देख रहे थे। लेकिन ये जो X है ये जब इस सॉल्वेंट सेकंड के साथ में आता है कंबाइन हो मतलब कांटेक्ट में आता है तो उस समय क्या होता है कि ये जो X है ये इस
सॉल्वेंट के साथ, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सॉल्वेंट के N मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट कर जाएगा या कंबाइन कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है यहाँ पे, और एक मॉलिक्यूल बनेगा या एक कॉम्प्लेक्स बनेगा या एक एडक्ट बनेगा, इसको हम बोलेंगे XNX। XNS ये एक कंबाइंड प्रोडक्ट बन जाएगा इस सॉल्वेंट और इस सॉल्यूट के कॉम्बिनेशन से, जब हम इसको इस सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं सॉल्वेंट 2 में। ओके, तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो C1/C2 इक्वल्स टू K, ये किस तरह से मॉडिफाइड होगा ये हम बात करेंगे। तो इस समय इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जब कोई चेंज नहीं होता C1 है, और जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा इस सॉल्वेंट के साथ में, इस समय इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम मान लेते हैं C2। ये C2। तो इस सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन तो है C2, लेकिन ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम कह लेते हैं CS, और ये जो कंपाउंड बना है या ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम बोल देते हैं CC। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में यहाँ 3 अलग अलग फेज वो चीजें हैं जिनकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होगी। सॉल्यूट की अलग होगी, सॉल्वेंट की अलग होगी, और जो हमारे पास में कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स बना है या कंपाउंड बना है उसकी अलग होती। ठीक है, सो ये हमारे पास में सिचुएशन आ जाती है। और यहां पर आप बता सकते हो, कह सकते हो कि ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कहां की, इन सॉल्वेंट 1। ये जो हमारे पास में सॉल्वेंट 1 है, इस सॉल्वेंट 1 में जो कॉन्सेंट्रेशन है X की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, जिसको आप, ये क्या है, सॉल्यूट, ये है हमारे पास में C1, और यहां कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहां पर हम सॉल्वेंट 2 में चलते हैं, तो इन सॉल्वेंट 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, X, ये जो X जो सॉल्यूट हमने लिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2, और यही जो सॉल्वेंट 2 है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, वो हमने क्या लिया है, CS, और इसी सॉल्वेंट 2 में जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बना है, उसको हम लेते हैं CC से। सो नॉर्मल कंडीशंस में हमारा जो इक्वेशन है वो क्या रहता है, C1/C2 इक्वल्स टू K, ये इक्वेशन रहता है। और अगर हम इस पर लॉ ऑफ केमिकल एक्शन अप्लाई कर दें, लॉ ऑफ केमिकल एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल एक्शन कहता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर आप यहीं पर लिख देते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इस लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर दें, बाय अप्लाइंग, यहां लिख देते हैं बाय अप्लाइंग, तो होगा क्या, उसको हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम, और वो होगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है CC, जो कि हमने यहां पर दी हुई है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन CC, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं CC अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास में यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रेशंस है, एक कॉन्सेंट्रेशन तो किसकी है, एक कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास में ये X की कॉन्सेंट्रेशन C2, और एक कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन CS। सो आप यहाँ कह सकते हो कि C2 मल्टीप्लाइड बाय CS। ओके, सो ये लॉ
हमने अप्लाई किया केमिकल इक्विलिब्रियम का, और ये हमारे पास में ये इक्वेशन आ गया। और यहां पर इस के इक्विलिब्रियम को हम K1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे हमारे पास में यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हम ले लेते हैं, तो इसको हम K1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि हमने एक लिमिटेशन पढ़ा था और हमने कहा था कि ये जो नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर काम करता है। मतलब अगर सॉल्यूशन आपने कैसा लिया हो, डाइल्यूट लिया हो, यहाँ पर एक्स की जो क्वांटिटी है वो आपने कम मिलाई हो इन सॉल्वेंट्स में, तब तो ये काम करेगा। लेकिन अगर आपने एक्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिला दी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मतलब कि ये जो एक्स है ये इस फर्स्ट सॉल्वेंट में और इस सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा जो है रहेगा, और बहुत ज्यादा रहेगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश वहां पे नहीं हो पाता। तो हम ये इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकली जब हम इस नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन को लॉ को अप्लाई करते हैं तो किसके लिए करते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर हम यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट देखें, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर हमने इसमें एक्स मिला भी दिया और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास परिवर्तन आता नहीं है कि ये कितना इसके साथ में कंबाइन हो गया, क्योंकि ये जब कंबाइन हो जाएगा, ये यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट काम आया है ना, और काम आएगा तो इस सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमने एक्स नहीं लिया हुआ, तो बहुत कम क्वांटिटी में एक्स है, तो बहुत कम क्वांटिटी में ये सॉल्वेंट के साथ में कंबाइन होकर के और एक्स एनएस बना देगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में खास कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो CS है, ये कह सकते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट solution the concentration of solvent CS is practically constant, वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये K कांस्टेंट है, ये K1, और हमारे पास में ये भी कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचता है वो क्या बचता है, हमारे पास बचता है CC अपॉन C2 इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाइड बाय CS। और ये जो K2 अपॉन CS है, इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एक नया कांस्टेंट रख सकते हैं जिसको हम बोलेंगे CC अपॉन C2 इक्वल्स टू K2। एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं K2, जो इन दोनों कांस्टेंट के प्रोडक्ट से आता है, और ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाता है, कितने हो गए, दो, और ये थर्ड इक्वेशन। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं, और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। सो बाय एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, बाय एडिंग 1 मतलब एक, सो एडिंग 1 ऑन both the sides of equation 3। तो इस इक्वेशन 3 में दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस C अपॉन C2 और इक्वल्स टू 1 प्लस K2। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा ये, तो आप लिखोगे तो ये C2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आप लोगे तो ये आ जाएगा ये C2, तो इसको इससे करोगे तो 1, तो ये CC, तो C2 प्लस CC इक्वल्स टू 1 प्लस K2, ये आ जाता है। ओके, सो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है
इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। और ये जो हमारे पास में इक्वेशन आया है 4, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ये जो हमारे पास में है, इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन 4 से। सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4, ये जो इक्वेशन 4 है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखो हमारे पास में इक्वेशन 1 क्या था, हमारे पास इक्वेशन 1 था C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू K। तो हम यहां पर लिख देते हैं C1 अपॉन C2 और इसका लेफ्ट साइड लेते हैं, तो लेफ्ट साइड इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा C2 अपॉन, और अपर टर्म नीचे आ जाएगी तो C2 प्लस CC इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन में K था, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास में 1 प्लस K2 है। ओके, सो यहां पर आप देखोगे कि ये C2 जो है वो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये इक्वेशन जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, C1 अपॉन C2 प्लस CC इक्वल्स टू K अपॉन 1 प्लस K2। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारी चीजें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, K2 भी कांस्टेंट है, फर्स्ट एक भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका C1 अपॉन C2 प्लस CC इक्वल्स टू K3। ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया, इक्वेशन 5। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे इस सिस्टम पर, ये हमारे पास सिस्टम। तो देखो हमने यहां पर क्या किया कि दो सॉल्वेंट लिए, एक सॉल्यूट मिलाया। यहां पर हमने देखा कि इस एक सॉल्वेंट में ये कोई फर्क नहीं होता जब सॉल्यूट इसमें जाता है, दूसरा जो सॉल्वेंट है उसमें ये सॉल्वेंट के साथ में कंबाइन हो जाता है। उस समय जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो मॉडिफाई हो जाएगा और मॉडिफाई होकर के कुछ इस तरह की वैल्यू देगा। तो अगर आपको नहीं लगता कि अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो कि कितना ये बन रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये पता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है और मुझे ये पता है कि जो मैंने X मिलाया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो मैं इस बनने वाले कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाल सकता, क्योंकि मुझे C1 और C2 पता है तो मैं CC की वैल्यू निकाल लूंगा। और अगर मुझे C1 और CC की वैल्यू पता है तो मैं C2 की वैल्यू निकाल लूंगा कि वो जो X है वो इस सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हुआ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ठीक है ना। और एक चीज और कि आप यहां पर देखो, ये जो C1 है ये क्या है, ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है इस फेज 1। ये फेज 1 में, या ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्वेंट 1 है, इस सॉल्वेंट 1 में जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की वो C1 है, C1। और हमारा जो नर्स लॉ क्या कहता है, नर्स लॉ कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 1 मींस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 1, ये हमने लास्ट उसमें भी देखा था। और ये हो जाएगा आपका टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 2। ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, एक कांस्टेंट होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं ये K होनी चाहिए, मतलब कि कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, सो अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो C1 है ये क्या है, ये C1 है हमारे पास में उस सॉल्यूट की सॉल्वेंट 1 में कॉन्सेंट्रेशन।
और ये जो C2 प्लस C है वो क्या है, C2 और CC, कि ये जो X है इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसने इस सॉल्वेंट के साथ में मिलकर के जो प्रोडक्ट बनाया इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो इन दो की कॉन्सेंट्रेशन, जो सॉल्यूट है वो दो जगह पर है, ठीक है ना, या तो ये इस सॉल्वेंट के साथ में है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ली है C2, और या फिर ये इस कंपाउंड के साथ में है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ली है CC ली है। तो अगर हम C2 और CC को क्या कर देंगे, दोनों कॉन्सेंट्रेशंस को जोड़ देंगे, तो ये जो X है इस X की कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्वेंट 2 में क्या रहेगी वो हमारे पास में आ जाएगी, जो एक तरह से क्या है, जो एक तरह से C1 अपॉन C2 ही तो है, और जो क्या है एक कांस्टेंट है जिसको हमने K3 बोला है, ये जो K3 है इसको हमने ये बोला, ठीक है ना। तो ये जो C2 और CC है ये आपको समझ में आ गया ये क्या है, क्योंकि ये जो X है इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट में क्या है, और ये जो कंपाउंड जो बनेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब आप बोलोगे कि साहब यहाँ पे CS भी तो है, तो देखो CS तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है कि जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो किस कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर सॉल्वेंट ले लिया, लेट्स से कि H2SO4, अभी H2SO4 ये 32 नॉर्मेलिटी का है, या मैंने इस H2SO4 को जो लिया है, ये जो H2SO4 जो मैंने लिया है ये 1 नॉर्मेलिटी का है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहां इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है ये, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जो कॉन्सेंट्रेशन देखनी है वो किसकी देखनी है, हमें देखनी है कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में जब जाता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो ये दो जगह है, या तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसमें, और या फिर इसने जब इसके साथ में कंबाइन होकर के और एक प्रोडक्ट बनाया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो C2 प्लस CC, C2 प्लस CC, तो इसको आप यहां पर पुट करोगे, तो ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास में आया है वो फाइनल इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन हमारे उसी को जो हमने नर्न्स्ट का जो इक्वेशन देखा है C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू K, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।